आवेशित करने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है, ठीक है। और वही कार्य कैसा, तो जब भी हम किसी चालक को आवेशित करते हैं तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है, और वही कार्य उस चालक में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, और वो कहलाती है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। आया समझ में? तो मान लीजिए कि ये कोई चालक है, गोली चालक, और इसकी त्रिज्या कितनी है r, इसकी रेडियस r, ठीक है। अब अगर हम इस चालक को आवेशित कर रहे हैं, ठीक है, तो मान लीजिए कि हमने, अच्छा आवेश दे रहे हैं, तो आवेश कहां से लेके आ रहे हैं, अनंत से लेके आ रहे हैं। कहां से लेके आ रहे हैं, तो हमें मालूम कि अगर हम पहला जो इकाई आवेश लेके आएंगे अनंत, तो हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ता, मतलब इस पर जो किया गया कार्य जो है इनिशियल, वो कितना है, 0, प्रारंभिक कार्य 0, तो इसका विभव भी क्या होगा, 0। अब देखिए अगर हम कोई दूसरा इकाई आवेश लेके आए, तो ये इकाई आवेश जो पहले से इसके अंदर, इसके ऊपर है, ये अपना विद्युत क्षेत्र बना लिया, तो इस इकाई आवेश के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या लगाएगा इस पर, प्रतिकर्षण बल, अरे इसको रिपेल करेगा, तो इसके रिपल्सन के अगेंस्ट हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। आया समझ में? तो हमें वर्क करना पड़ा थोड़ा। अब जब हम तीसरा इकाई आवेश लेके आ रहे हैं, तो अब की बार वर्क का मान क्या हो जाएगा, और ज्यादा, अब की बार वर्क का मान, क्योंकि अब की बार इसके ऊपर कितने इकाई आवेश हो गए, 2 इकाई आवेश। आया समझ में? तो वर्क का मान थोड़ा सा और बढ़ गया। अब जब हम चौथा इकाई आवेश लेके आ रहे हैं, आया समझ में, तो अब क्या होगा, क्या होगा, वर्क का मान और ज्यादा होगा, क्योंकि अब की बार इकाई आवेश 3 पहले से ही, तो अब कितने हो गए, 4। इसके बाद जब हम पांचवा इकाई आवेश लेके आएंगे, तो क्या होगा, पांचवा इकाई आवेश लाने पर और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, तो धीरे धीरे क्या बढ़ रहा है, वर्क बढ़, मतलब जब ये चालक आवेशित हो रहा है, इस चालक को आवेशित करने में हमें कार्य करना पड़ रहा है, और उस कार्य का मान क्या होता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। अच्छा किसी भी इकाई आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु का विभव क्या है, तो इसका चालक का क्या बढ़ रहा है, विभव पीछे बढ़ रहा है। तो लास्ट में अगर हम ये मान लेते कि मान लीजिए कि हमने एक क्यू आवेश लेके आए लास्ट बार, ये बात, और अब ये टोटल कितना आवेश हो गया, कैपिटल, तो उस समय जो वर्क होगा वो सबसे अधिकतम होगा, और उस समय इसका पोटेंशियल भी कितना हो गया, v हो गया। अब हमने जो क्यू आवेश इस चालक को दिया है, वो किस पर दिया, v पर दिया, 0 पर दिया है, v पर दिया है, v तो लास्ट वाला आया। तो हम क्या मान सकते हैं, हम ये मान सकते हैं कि ये जो क्यू आवेश इस चालक को दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है औसत विभव पर, औसत विभव, जिसको हम कहते हैं एवरेज, एवरेज पोटेंशियल, एवरेज पोटेंशियल, ठीक है। कितने पर दे रहे हैं हम, 0 प्लस v/2, औसत ऐसे निकालिए, कितने पर दे रहे हैं, ये उस समय का विभव, तो किया गया कार्य क्या होगा, वर्क जो होगा वो क्या होगा, क्या होगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल, क्या होगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल। कहां से आ गया ये, विभव की परिभाषा,
जब मान कितना वर्क करना पड़ा बताइए, क्यू स्क्वायर बाय सी। आया समझ में, क्यू स्क्वायर बाय सी, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, इतना हमको वर्क करना पड़ा। और यही कार्य जो है वो स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में इस चालक पर क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। बात समझ में आ गई। तो किसी भी चालक की स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा जो है कितनी होती है, स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है हाफ सीवी स्क्वायर या हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी या हाफ क्यू इंटू वी, इतनी होती किसी भी चालक की। जहां पर सी क्या होती है, इसकी क्या होती है, विद्युत धारिता। क्या होती है, विद्युत धारिता। अब एक्चुअल में ये विद्युत धारिता या इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस होती क्या है, पहले हम इसको समझते हैं कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस मतलब विद्युत धारिता। विद्युत धारिता क्या है, तो देखिए जनरली अगर आप ध्यान से देखें तो विद्युत धारिता का मतलब होता है कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज, मतलब किसी भी चालक की कितनी कैपेसिटी है चार्ज को होल्ड करने में। आया समझ में, कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज मतलब चार्ज को अपने अंदर संग्रहित करने की क्षमता कितनी। एक हम कहेंगे कि चालक की कैपेसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब कि उसमें ज्यादा आवेश आएगा, ज्यादा चार्ज आएगा। एक को कहेंगे कि आवेश मतलब उसकी कैपेसिटी कम है तो उसमें कम आवेश है। बात समझ में आ गई। तो हर चालक की एक पर्टिकुलर कैपेसिटी होती है। जैसे सपोज कीजिए कि यहां पर मान लीजिए कि ये एक पात्र है, आया समझ में, इस पात्र में अगर हम पानी डालते हैं, क्या डालते हैं, तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे इसका लेवल क्या होता है, राइज करने लगता, बढ़ने लगता। ठीक इसी टाइप से अगर मैं किसी चालक को आवेश देता हूं तो क्या बढ़ता है, इसका विभव बढ़ते जाता है। क्या बढ़ता है, ध्यान रखेंगे हाइड्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत ज्यादा संबंध है। आया समझ में, जो संबंध जल का तल से होता है, लेवल से, वही संबंध जो है आवेश चार्ज का किससे होता, पोटेंशियल से, विभव से। आया समझ में, जैसे पात्र में जल डालने पर क्या बढ़ता है, तल बढ़ते जाता है, वैसे ही चालक को अगर हम चार्ज करें तो क्या बढ़ता है, पोटेंशियल बढ़ता है। लेकिन कब तक, जैसे इस पात्र की कैपेसिटी कांस्टेंट। आया समझ में, इसमें उतना ही वाटर आ सकता है या पानी आ सकता है। जब ये फुल भर जाएगा इसकी कैपेसिटी के बराबर, आप अगर एक ड्रॉप पानी भी डालेंगे तो वो कहां गिरेगी। इसका मतलब इस चालक की भी एक कैपेसिटी होगी कि इसमें इतना चार्ज आएगा। इससे ज्यादा अगर हम चार्ज देंगे तो चार्ज कहां चला जाएगा, लीक करने लगेगा, बाहर उसका विद्युत विसर्जन होने लगे। तो किसी भी चालक की एक निश्चित विद्युत धारिता होती। आया समझ में। अब उसको हम कैपेसिटी क्यों नहीं कहते, तो बाल्टी के लिए हम कैपेसिटी वर्ड यूज करते हैं, चालकों की जो धारिता है उसके लिए हम एक नया वर्ड यूज करते हैं, कैपेसिटेंस। आया समझ में, तो ये कहलाती है कैपेसिटेंस। अब हम देखते हैं कि अगर हम पात्र में पानी डाल रहे हैं, जल डाल रहे हैं तो तल बढ़ रहा है, तो आवेश दे रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है, मतलब आवेश जो है वो विभव के अनुक्रमानुपाती। आवेश किसके अनुक्रमानुपाती, बिल्कुल ध्यान से समझिए, लंबी क्लास चलेगी, मैं सारी चीजें क्लियर कर दूं। तो ये जो Q है एक्चुअल में एक कांस्टेंट आएगा इनटू V, तो ये C क्या होगा, Q अपॉन V, C इक्वल टू Q अपॉन V। आया समझ में। अगर मैं V को 1 कर दूं, क्या कर दूं, तो C की वैल्यू काय के बराबर,
एक्चुअल में चालक की जो विद्युत धारिता होती वो कुछ और नहीं होती, चार्ज ही है। किसकी वैल्यू? चार्ज को ही कैपेसिटेंस कहते हैं। लेकिन कौन सा चार्ज? जो किसी कंडक्टर को देने पर उसके पोटेंशियल में 1 वोल्ट इंक्रीमेंट कर देता है। मतलब अगर इसकी यूनिट देखें तो क्या हो जाएगा, देखो, कूलाम पर वोल्ट। पर वोल्ट मतलब 1 वोल्ट। 1 वोल्ट के लिए जितना कूलाम, 1 वोल्ट के लिए जितना कूलाम, वही क्या कहलाएगी? धारिता। 1 वोल्ट के लिए जितना कूलाम, उसको हम क्या कहेंगे? धारिता कहेंगे। बात समझ में आ गई? जैसे मैंने कहा कि एक चालक की विद्युत धारिता मान के चले 10 है, ठीक है, 10 वोल्ट मतलब 10 कूलाम पर वोल्ट, 10 कूलाम पर। इसका मतलब उस चालक को 10 कूलाम आवेश देने पर उसका पोटेंशियल कितना बढ़ेगा। और अगर मैं कहूं कि एक चालक और है जिसकी कैपेसिटेंस है 20 कूलाम, 20 कूलाम पर वोल्ट। आया समझ में? इसका मतलब क्या? इसका मतलब उस चालक को 20 कूलाम का चार्ज देंगे तब जाकर उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ेगा। तो किसकी कैपेसिटेंस ज्यादा हुई? दूसरे वाली। आया समझ में? तो कैपेसिटेंस को डिफाइन ही ऐसा किया जाता है कि द कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज। इसमें 20 कूलाम चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी है 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में, और इसमें कितनी है? 10 वोल्ट। तो इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी? ज्यादा होगी। क्या बात समझ में आ गई? तो वास्तव में कैपेसिटेंस को डिफाइन ही ऐसा किया जाता है कि Q अपॉन V होती। मतलब कैपेसिटेंस जो है हम उसको इस तरीके से कह सकते हैं कि ये जो C है, ये Q और V, ये कूलाम है, मतलब चार्ज। क्या है ये? चार्ज गिवन, चार्ज गिवन, और अपॉन पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब विभव, पोटेंशियल इंक्रीज। आया समझ में? ये इंक्रीज। तो जितना चार्ज हम देते हैं और जितना पोटेंशियल डिफरेंस उसका बढ़ता है, या जितना पोटेंशियल बढ़ता है, उसका रेशो को हम क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। उसी रेशो को कहते हैं धारिता। अच्छा, ये जो धारिता है, क्या ये Q पर डिपेंड करती? क्या ये V पर डिपेंड करती? भाई आप ऐसा समझिए कि V इक्वल टू क्या होता है? RI। हमारे पास ओम का ला जो हम पढ़ते हैं, तो V इक्वल टू क्या होता है? तो R इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन, ऐसा होगा ना? क्या R का मान V पर डिपेंड करता है? नहीं करता। R का मान I पर डिपेंड करता है? नहीं करता। R किस बात पर डिपेंड करता है? उसकी लेंथ पर, वायर की लेंथ पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, ठीक है, टेम्परेचर पर, और उसकी नेचर पर। जो मटेरियल है उसके कंडक्टर का, उसके नेचर पर डिपेंड करता है। लेकिन R जो है वो V और I पर डिपेंड। तो ये जो C है, ये किस बात पर डिपेंड करती है? ये V पर डिपेंड नहीं करती, ये Q पर डिपेंड, ये किसी और चीजों पर निर्भर करती है, या और चीजों पर डिपेंड करती है, और वो कहलाती है डायमेंशंस। जिस कंडक्टर पर, जिस कंडक्टर की हम कैपेसिटेंस लिख रहे हैं, ये उसकी प्रॉपर्टी होती कंडक्टर की, ना तो ये चार्ज पर डिपेंड करती, ना पोटेंशियल पर। क्या बात समझ में आ गई? अब जैसे हम मान के चलें कि ये स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी है? R। इसकी त्रिज्या कितनी? जब हम इसको Q आवेश दे रहे हैं, तो ये आवेश कहां फैलता है? आउटर सरफेस में। कहां फैलता है? आउटर सरफेस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसका मतलब यह है कि अगर मैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बनाऊं तो नॉर्मली क्या होंगी? आउटवर्ड। नॉर्मली क्या होंगी? आउटवर्ड। ऐसी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आएंगी। आया समझ में? ऐसी। अगर मैं इन लाइनों को अगर बैकवर्ड एक्सटेंड करूं, तो ये सारी की सारी लाइन, दे आर अपीयर टू कम फ्रॉम सेंटर, and this sphere behaves, the entire charge is supposed to be concentrated at the center। मतलब कहने का यह है कि ये गोला इस प्रकार व्यवहार करेगा कि मानो पूरा का पूरा आवेश कहां है? केंद्र पर। और अगर मैं पूरे आवेश को केंद्र पर मान लूं, तो इसके सरफेस में यहां पर विभव कितना हो जाएगा? तो विभव का सूत्र होता है KQ/R, होता है ना, KQ/R। K की वैल्यू जो होती है वो 1/4πε लिखते हैं, और Q अपॉन क्या हो जाता है? R। इतने वोल्ट का विभव होता है।
आया समझ में? तो इसकी अगर हमें विद्युत धारिता निकालनी तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन V। तो C इक्वल टू Q और V की वैल्यू कितनी आ गई बताइए, 1/4πε0 इंटू Q अपॉन ये Q से Q, ये ऊपर चला जाएगा तो C इक्वल टू 4πε0 इंटू R, इतनी आई। मतलब चालक की जो विद्युत धारिता है, गोली चालक की विद्युत धारिता, वो त्रिज्या की 4πε0 गुनी होती है। आया समझ में? कितनी गुनी होती है? 4πε0। आया समझ में? इतने में ये क्या होता है, फेरड, ये धारिता का मात्रक। ठीक है, अभी हम इस पर चर्चा करेंगे फेरड पर, लेकिन अभी फिलहाल आप देख लीजिए कि इसका मात्रक क्या होता है, फेरड। अब जब हम सीजीएस की बात करें, किसकी बात करें, सीजीएस, तो सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, तो सीजीएस सिस्टम में मैंने उस दिन बताया था कि 4πε0 का मान कितना होता है, तो अगर मैं इसको ट्रांसफर कर दूंगा तो 4πε0 का मान भी कितना होगा, 1 होगा। नहीं आया समझ में भाई, ये अपॉन में ये है और इस पूरी क्वांटिटी का मान कितना है, 1, तो इस क्वांटिटी का मान 1 होगा ना, 1/1 इक्वल टू 1 मिला। नहीं आया समझ, तो ये 1 होता है, तो अगर मैं यहां पर रख दूंगा तो C इक्वल टू क्या होगा, तो सीजीएस सिस्टम में कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर खासकर माने गोली चालक की विद्युत धारिता जो होती है वो त्रिज्या के बराबर होती है। किसके बराबर, त्रिज्या के बराबर होती है। इसलिए कभी कभी विद्युत धारिता को सेंटीमीटर में व्यक्त किया जाता है, काय में, अगर उसने कह दिया कि किसी चालक की विद्युत धारिता मान लीजिए 15 सेंटीमीटर है, तो आप कहोगे सर ये तो लंबाई, धारिता का मात्रक तो फेरड होता। आया समझ में? तो फिर ये क्या है, सेंटीमीटर। तो ये इससे लिया गया कि चालक की विद्युत धारिता त्रिज्या के बराबर है, इसका मतलब उस चालक की विद्युत धारिता 15 सेंटीमीटर है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है उस चालक की विद्युत धारिता 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की विद्युत धारिता के बराबर है। आया समझ में? मतलब हम उसको ऐसा कह सकते हैं कि हम मान लीजिए कि हमारे पास ये एक कंडक्टर है या चालक है, इसकी विद्युत धारिता मैंने कह दिया 15 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसकी धारिता 15 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये है कि इस चालक में उतना ही आवेश आएगा जितना 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोली चालक में आएगा। क्या बात समझ में आई? 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोली चालक में जितना आवेश आएगा उतना आवेश इसमें भी आ रहा है, इसलिए इसकी विद्युत धारिता को हम क्या मानते हैं, 15 सेंटीमीटर। क्या मानते हैं, 15 सेंटीमीटर मानते हैं। तो चालक की विद्युत धारिता का 2 मात्रक होते हैं, जो ऐसा ही मात्रक होता है उसको कहते हैं हम फेरड। क्या कहते हैं, फेरड। फेरड जो होता है वो क्या होगा, कूलाम। ठीक है भाई, C इक्वल टू Q अपॉन V होगा, तो क्या होगा, कूलाम। इसको हम क्या कहेंगे, कूलाम, और अपॉन में क्या आ जाएगा, वोल्ट। आया समझ में? और सीजीएस जो यूनिट होगी, सीजीएस, तो सीजीएस यूनिट क्या होती, स्टैट फेरेड। क्या होती है, स्टैट फेरेड होती है, ध्यान रखना, स्टैट फेरेड। तो स्टैट फेरेड को हम क्या लिखेंगे, यहां पर स्टैट कूलाम लिखेंगे, और अपॉन में क्या आ जाएगा, स्टैट वोल्ट। आया समझ में, स्टैट वोल्ट। ठीक है, तो क्या संबंध होगा, स्टैट फेरेड, या इसको ESU भी कहते हैं, 1 ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्टैट कूलाम। ठीक है, स्टैट कूलाम, स्टैट कूलाम, और अपॉन में क्या आ जाएगा बताइए, स्टैट वोल्ट, स्टैट वोल्ट। अब इनमें अगर हमें रिलेशन देखना है तो ध्यान देंगे, 1 फेरेड इक्वल टू कितना होता है, 1 कूलाम। तो 1 कूलाम स्टैट कूलाम में कितना होता है, 3 × 10⁹ मालूम है ना, ये क्या होता है, स्टैट कूलाम, और साथ में अपॉन 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट में स्टैट वोल्ट कितना होता है, 1/300। मालूम है नहीं मालूम, 1/300। आया समझ में, ये हो जाएगा आपका स्टैट वोल्ट। आया समझ में? अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखना, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 900 × 10⁻,
और स्टेट कूलम अपॉन स्टेट वोल्ट क्या होगा? ये होगा स्टेट फेरेड। क्या होगा? स्टेट फेरेड। आया समझ में? स्टेट फेरेड। और ये काय की वैल्यू 1 फेरेड। काय की वैल्यू? तो इसको याद रखने के लिए क्या याद रखेंगे? 9, 10, 11। नहीं आया? क्या याद रखेंगे? 9, 10 और ये हो जाएगा स्टेट फेरेड। आया समझ में? ऐसा आप याद रख सकते हैं। ये 1 फेरेड की वैल्यू है। 1 फेरेड इक्वल टू इतना। ठीक है। कई बार इसका डायमेंशनल फार्मूला पूछ लेता है, तो डायमेंशनल फार्मूला कूलम का क्या होगा? 80। आया समझ में? और वोल्ट का क्या होता है? W अपॉन Q। तो ये स्क्वायर में चेंज हो जाएगा और W क्या होगा? ml स्क्वायर t की पावर -2। तो ये कितना हो जाएगा? m की पावर -1, l की पावर -2 और a स्क्वायर और t की पावर 4। आया समझ में? ये ऊपर जाएगा तो इस तरीके से आ जाएगा। तो ये गोली चालक की कैपेसिटेंस अपन ने देखा कि गोली चालक की विद्युत धारिता जो होती है वो इस तरीके से दी जाती है और गोली चालक में जो ऊर्जा होती है वो होती है हाफ CV स्क्वायर। या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं KQ स्क्वायर अपॉन 2R। इतनी हो सकती KQ स्क्वायर अपॉन 2R। कैसे? मैं आपको बता रहा हूं। देखिए अपन ने धारिता जो लिखा है वो कितना लिखा है? ऊर्जा KQ स्क्वायर अपॉन 2R। ये क्या है? ये वही है जो अभी अपन ने देखा। अभी अपन ने क्या लिखा था? हाफ, बताइए, Q स्क्वायर अपॉन C। यही लिखा था ना? C की वैल्यू रखो जरा, क्या हो जाएगी? हाफ Q स्क्वायर और C अभी बताया था मैंने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R होती है ना? तो ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? K। क्या होता है? तो KQ स्क्वायर अपॉन 2R। आया समझ में? तो चालक इस तरीके से बनाया गया। ठीक है। अब जिसे हमें पढ़ना है एक्चुअल में जो मेन है वो है कैपेसिटर। ठीक है। क्या है? तो वास्तव में देखा गया कि ये चालक है और जब हम चालक को आवेशित करते हैं, यहां पर आवेश देते हैं, तो ये देखा गया कि इसका विभव क्या होते जाता है? बढ़ते चला जाता है। क्या होते जाता है? बढ़ते चला जाता है। अब बात यह आई कि इस चालक की जो विद्युत धारिता है ये नियत। इस चालक की विद्युत धारिता क्या है? नियत है, क्योंकि ये केवल त्रिज्या पर ही निर्भर करती है। भाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 1। कितनी होती है? मैं आपको बता दूं कि फेरेड क्या है, ध्यान देंगे। C इक्वल टू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R होता है। आया समझ में? अब इसको मैं अपॉन में लेके आऊं। अगर मान लीजिए कि ध्यान देंगे यहां पर, यदि C बराबर मैं 1 फेरेड की बात करूं, कितना मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू में, तो R की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 पावर और R है। आया समझ में? ये काय में आएगा? मीटर। काय में आएगा? अब इस चीज को जरा ध्यान से देखो। जिस चालक की विद्युत धारिता 1 फेरेड है उसकी त्रिज्या कितनी आ रही है? इसमें 1000 का भाग देंगे तो किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। इतना किलो नहीं आया समझ? अर्थ की रेडियस कितनी? 6400 किलोमीटर। आया? 6400 किलोमीटर। आया समझ में? ठीक है। तो अब आप देखिए कि जिस स्फीयर की रेडियस इतनी, लगभग 9 लाख, नहीं आया, उसकी विद्युत धारिता कितनी है? 1 फेरेड। समझ में आया? तो 1 फेरेड धारिता का कितना बड़ा मात्रक है, समझ में आ रहा है? बहुत बड़ा मात्रक। माने हमारी पूरी पृथ्वी की विद्युत धारिता भी 1 फेरेड नहीं है, ध्यान रखना। हमारी पूरी अर्थ की विद्युत धारिता 1 फेरेड नहीं। बात समझ में आ गई? मतलब धारिता, जिसकी विद्युत धारिता 1 फेरेड, उसकी त्रिज्या आप देख लीजिए कितनी आ रही, 9 इंटू 10 पावर 6 किलोमीटर, जबकि अर्थ की रेडियस तो केवल 6400 किलोमीटर होती है और मीटर में निकालेंगे तो ये 6.38 इंटू 10 पावर 6 मीटर आती है। आया समझ में? तो इसमें तो कितनी आती है मीटर में? 9 की पावर। तो 1 फेरेड जो है
धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है, इसलिए धारिता के जो है छोटे मात्रक उपयोग किए जाते हैं, माइक्रोफेरेड, पिकोफेरेड, नैनोफेरेड। आया समझ में? ठीक है, एक माइक्रोफेरेड क्या होता है, 10⁻⁻6 फेरेड होता है। एक पिकोफेरेड क्या होता है, 10⁻⁻12 फेरेड होता है। नैनोफेरेड क्या होता है, 10⁻⁻9 फेरेड होता है। तो ये छोटे मात्रक यूज किए जाते हैं। अब बात ये आती है कि सर धारिता का मात्रक जो फेरेड है ये बहुत बड़ा मात्रक है और अर्थ की पूरे अर्थ की रेडियस भी 1 फेरेड, तो वास्तव में अर्थ की रेडियस है कितनी, तो निकाल लीजिए। हमारे पास फार्मूला तो है, आर की वैल्यू कितनी, 6400 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 10⁻³ मीटर। आया समझ में? वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा C = 4πε0 इंटू आर। तो मान रख देंगे, कितना हो जाएगा 4πε0, और आर की वैल्यू कितनी है बोलो, 64, या पूरा रेडियस में रखेंगे तो 6.38 इंटू 10⁻6 मीटर में। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमें रखना है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, C बोलो, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/9 इंटू 10⁻9, ऐसी होगी भाई। देखिए 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती, 9 इंटू 10⁻, तो इसको यहां और इसको यहां शिफ्ट किया, और ये कितना हो जाएगा 6.38 इंटू 10⁻। आया समझ में? अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप जो वैल्यू निकालेंगे एक्चुअल में वो आती है 711 माइक्रोफेरेड के अप्रोक्सीमेट आती है। कितनी आती, 711 माइक्रोफेरेड। अर्थ की रेडियस मतलब अगर हम 6400 के हिसाब से निकालते हैं तो ये कितनी आती है, 711 माइक्रोफेरेड। ये किसकी कैपेसिटेंस है, अर्थ की। किसकी कैपेसिटेंस है, अर्थ की कैपेसिटेंस। अब ध्यान देंगे यहां पर कुछ बातें और है। किसी भी चालक की जो विद्युत धारिता होती है वो चालक की आकृति पर या उसकी साइज पर डिपेंड करती, क्योंकि पूरा का पूरा आप देख रहे हैं C = 4πε0, ये कांस्टेंट है और ये किसकी है, R जो कहते हो। तो ये किस पर निर्भर कर रहा है, केवल चालक के आकार। ठीक है, ε0 का मान क्या होता है, 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, और यूनिट क्या होती है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती। कई बार इसका डायमेंशनल फार्मूला पूछ सकता है तो निकाल सकते हैं ना, क्या आ जाएगा कूलम का, A²T², है ना, और न्यूटन का क्या आ जाएगा, MLT-2, है ना, और मीटर का स्क्वायर मतलब L का स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, m की पावर -1, L की पावर -3 और T की पावर 4, ये ऊपर जाएगा, और A का, आया समझ में? इस तरीके से ε0 का डायमेंशनल फार्मूला हम निकाल सकते हैं। तो हमने एक चीज देखा कि किसी भी चालक की अगर हमें कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो मजबूरी में हमें उसकी रेडियस ही बढ़ानी पड़ेगी, और हमारे पास कोई तरीका नहीं था, अब है। ठीक है, अब है कि चालक की हम विद्युत धारिता भी बढ़ा सकते हैं। तो यह बताया गया कि वास्तव में क्या होता है, हमने जो चालक को आवेशित किया था या आवेश दिया था वो कहां फैला था, इसके बाह्य पृष्ठ में फैला था और इसका विभव भी हो गया था। ठीक है, किसी ने एक और चालक इसके पास रख दिया होगा किसी ने। ठीक है, जब एक और चालक इसके पास रखा तो चूंकि ये चालक इसके विद्युत क्षेत्र में आ गया, आया समझ में, ये चालक बी है मान के चलें और ये चालक ए, तो चालक ए को हमने आवेश किया तो इसके चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र है उसमें ये चालक आ गया। आया समझ में? अब अगर ये विद्युत क्षेत्र में रखा है तो इसके अंदर जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो इसके विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जाएंगे, तो विद्युत क्षेत्र ऐसा बाहर की तरफ रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन आ गए यहां, और जहां से छोड़ के आए वो धनावेश यहां पर आ गया। आया समझ में? अब हुआ क्या कि ये वाला जो आवेश है
इस चालक के विभव को क्या करेगा, कम। भाई देखिए विभव क्या होता है, एकांक आवेश को, या हाँ एकांक आवेश को अनंत से हम यहां तक लेके आए, तो देखिए ये वाला आवेश तो उसको प्रतिकर्षित करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, आकर्षित करेगा। आया समझ में? तो इसका विभव क्या होगा, कम होगा। आया समझ में? किसके कारण, इसके कारण। लेकिन ये तो बढ़ाएगा, ये क्या करेगा, तो दोनों में पास कौन है, ये वाला ज्यादा पास, इसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। और जब विभव कम होगा, जब विभव कम होगा तो धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। धारिता क्या हो जाएगी, फिर और अकल लगाई कि जो बढ़ाने वाला है, जो बढ़ाने वाला है, क्यों ना वो वहां से अलग कर दे। वहां से हमने क्या कर दिया, तो हमने क्या किया, इसको पृथ्वीकृत कर दिया। तो ये पूरा का पूरा आवेश जो है, ये वाला आवेश, समझ में आया, ये वाला जो आवेश है यहां पर इतना पोर्शन का, ये कहां चला गया, पृथ्वी में चला गया। कहां चला गया, वास्तव में इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से निकले और उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। आया समझ में? तो अब केवल कम करने वाला है, केवल। तो फिर देखा गया कि विभव तो और कम हो गया। आया समझ में? विभव और कम हो गया तो धारिता क्या हो गई, और बढ़। तो धारिता हमने बढ़ा ली, धारिता हमने बढ़ा लिया। आया समझ में? अब और तरीका निकाला गया कि मान लीजिए कि ये पृथ्वी से संबद्ध कोई चालक अगर इसके हम पास लेके आए तो इसका विभव और कम होगा, धारिता क्या होगी, बढ़ेगी। और यदि हम इसे दूर लेके जाएं तो क्या होगा, विभव बढ़ेगा, तो धारिता क्या हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि बिना चालक के आकार एवं आयतन में, बिना परिवर्तन की, ठीक है, हमने इसकी विद्युत धारिता में परिवर्तन कर दिया, बढ़ा भी दिया। और इसके पहले मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी चालक की विद्युत धारिता कितनी होती है, नियत होती है, ये नहीं कम ज्यादा होती। लेकिन अब तो हमने कम कर लिया। और आया समझ में? तो हम फिर ऐसे गोले क्यों लें, हमने ऐसी प्लेटें ले लिया, ऐसी प्लेटें। आया समझ में? ऐसी प्लेटें ले लिया, समझ में आया। और इसमें हमने आवेश दिया तो ये सारे आवेश इसके ऊपर फैल गए और इसके ऊपर क्या आ गए, ऋण आवेश आ गया। क्या आ गया, ऋण आवेश आ गया। तो जब ये इसके ऊपर आ गया तो इसका पूरा का पूरा आवेश यहां का कहां चला गया, पृथ्वी में चला गया। तो इस पर केवल धनावेश रहा, ठीक है, और इस पर क्या आ गया, ऋण आवेश। आया समझ में? तो चालक की विद्युत धारिता क्या हुई, बढ़ गई। चालक की विद्युत धारिता, और इसी ये जो प्लेटों का संयोजन है या इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन, वही कहलाता है कैपेसिटर। आया समझ में? अब कैपेसिटर का एक फायदा हमको देखने को मिला, एक और फायदा। कौन सा फायदा, जरा ध्यान दें। फायदा ये है, ये कौन सा फायदा था कि हमने विद्युत धारिता को बढ़ा दिया, एक फायदा ये। दूसरा फायदा बता रहा हूं मैं आपको। एक्चुअल में जब हमने चालक को आवेश दिया था ना, तो हमने इस आवेश को लाया कहां से, अनंत से लेके आए। तो कार्य हमें अनंत से यहां तक लाने में करना पड़ा। आया समझ में? तो जो ऊर्जा है वो इस चालक की, चालक के पृष्ठ से अनंत तक क्या है, बिखरी हुई है। अरे नहीं आया समझ में? आया समझ में? ये अनंत, चालक के पृष्ठ से अनंत तक क्या है, क्या हमारे ये कोई काम की है, हमारे कोई काम की नहीं। आया समझ में? हमें तो जो ऊर्जा चाहिए एक सीमित दायरे, एक कन्फाइंड रीजन में चाहिए, हमें बहुत छोटे से दायरे में चाहिए। आया समझ में? ठीक है, तो हमें ऊर्जा एक निश्चित, तो हमने जो तरीका बनाया है ये, तो वास्तव में अब देखिए जरा, हम जो इसको आवेश दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, आवेश दे रहे हैं। ये आवेश हम कहां से लेके आ रहे हैं, इस प्लेट से। आया समझ में? किससे लेके आ रहे हैं, इस प्लेट से लेके आ रहे हैं। हमने इससे आवेश को तोड़ तोड़ के लेके आया। आया समझ में? तो जितना धनावेश हम यहां लेके आ रहे हैं, समान परिमाण का ऋण आवेश यहां पर उत्पन्न हो रहा है। हमने तोड़ तोड़ के लेके आए। तो जब हम तोड़ के लेके आएंगे तो हमें कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो यही कार्य इसमें क्या बन जाएगा, ऊर्जा।
ठीक है, तो कैसे बनता है जरा ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि ये हमारे पास प्लेट ए है और ये प्लेट बी। आया समझ में? हमें लाना तो क्यू आवेश, लेकिन हमने यहां से बहुत छोटा सा आवेश लेके आया डी क्यू। आया समझ में? हमने डी क्यू आवेश यहां पर लेके आया, यहां पर आ गया डी क्यू, ये डी क्यू आवेश। तो सेम अमाउंट का डी क्यू आवेश यहां पर आ जाएगा। आया समझ में? आया समझ में? तो जब हम धीरे धीरे आवेश को लेते आएंगे तो यहां पर भी उतना ही आवेश आते जाएगा। आया समझ में? मान लीजिए कि किसी समय पर यहां पर आवेश है Q, इसकी धारिता C है। किसी समय पर इस पर आवेश कितना लेके आया? छोटा Q, U। आया समझ में? स्मॉल Q। इतना आवेश हमने लेके आया, तो उस समय इसका विभव कितना होगा बताना? Q/C होगा ना? इतना विभव हो गया। अब इस विभव पर हमने एक छोटा सा आवेश और लेके आ गया, मान लीजिए DQ आवेश हमने और लेके आया, तो हमें कार्य करना पड़ा ना। तो कार्य कितना होगा? DW, छोटा सा कार्य। कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर आवेश गुणित विभव। आया समझ में? क्या होता है? आवेश गुणित विभव। ठीक है, वो बल गुणित विस्थापन 11th वाला है, 12th वाला आवेश गुणित। तो आवेश कितना है? छोटा सा आवेश लेके आ रहे हैं DQ, और विभव कितना है? Q/C। आया समझ में? इतना कार्य करना पड़ा हम। अब हम पूरा लेके आ गए Q, तो क्या कर देंगे? नहीं आया समझ में? तो DW का इंटीग्रेशन क्या होगा? W, और ये 1/C क्या हो गया? बाहर। और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? Q का विथ रिस्पेक्ट टू DQ क्या हो जाएगा? Q²। आया नहीं आया? और ये 0 to 0 रखने का कोई मतलब नहीं, अपर लिमिट अकेली रखेंगे तो W इक्वल टू क्या हो गया? 1/2 Q²। आया नहीं आया? यही कार्य यहां पर ऊर्जा बन गया, तो U बराबर कितना आ गया? हाफ, बोलो, Q²/C। अब ये Q की वैल्यू जो है वो CV होती, तो मान रख देंगे यहां पर, तो क्या आ जाएगा? हाफ CV²। आया समझ में? तो एक C से एक C क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो जो U आएगा वो कितना आएगा? हाफ CV²। आया समझ में? ये दूसरा फायदा, ये दूसरा फायदा है। क्यों? क्योंकि अब ये जो ऊर्जा है, क्या ये अनंत तक बिखरी हुई है? ये अनंत तक बिखरी हुई एक्चुअल में ये इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच। आया समझ में? और ये ऊर्जा जो है हमें सीमित दायरे में रहती है। अच्छा, हम कैपेसिटर का यूज कहां करते हैं? देखिए, जहां पर हमको एक इंस्टेंट स्टार्टअप की जरूरत पड़ती, वहां पर हम कैपेसिटर का यूज करते हैं। जैसे हमने फैन में, आपने देखा होगा फैन में मोटा एक कैपेसिटर लगा होता है। आया समझ में? ठीक है, तो वो करता क्या है? उसका काम क्या है? उसका काम है फैन को ऑन करना। ऑन करते समय ही वो यूज होता है। आया समझ में? इसके बाद में वो सर्किट से डिस्कनेक्ट जैसा होता है। अरे समझ में आया? अब मान लीजिए कि हमारे घर के फैन का कैपेसिटर खराब हो गया है ना, तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो फैन जो है, हम जब स्विच ऑन करते हैं तो वो चलता नहीं। चलता है क्या? नहीं चलता। लेकिन अगर हम एक छोटा सा डंडा उठा के उसको ऐसा करके मार दे तो क्या होता है? चलने लगता है, और फिर बढ़िया स्पीड से चलते रहेगा। आया समझ में? तो वो जो डंडा हमने मारा है वो कौन मारता है? वो कैपेसिटर मारता है। जब स्टार्टअप किया जाता है तो कैपेसिटर क्या करता है? अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है। देखिए, कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में ही होती है। किसमें होती? इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में ही होती। मैं आपको देख रहा हूं, देखिए यहां पर देखें, U बराबर, थोड़ी देर के लिए ध्यान दें, 1/2 CV का स्क्वायर। C की वैल्यू क्या होती बताना? ε0 A/D होती नहीं होती? होती है ना। अच्छा, ये वैल्यू हम यहां पर, अच्छा V की वैल्यू क्या होती? E/D होती। विभव प्रवणता से अपन देखते हैं कि E बराबर क्या होता है? V/T, यही होता है ना। दोनों की वैल्यू यहां रखना जरा, ये कितना आएगा? 1/2। C का मान कितना हो जाएगा? ε0 A/, इसकी जगह में आ जाएगा E² D²। एक D से D कैंसिल हो गया, तो U बराबर कितना आ गया? 1/2 ε0
ई का स्क्वायर और साथ में क्या बचा ए, और यहां कितना बचा डी, क्या बचा ये ए इंटू डी क्या है आयतन, क्या है आयतन है। तो अगर मैं इसको 1 कर दूं तो क्या आ गया U बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। एकांक आयतन में जो एनर्जी है वो इतनी, देखना जरा इसमें क्या, ये तो कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो बचा क्या केवल इलेक्ट्रिक फील्ड। किसमें बचा विद्युत क्षेत्र के रूप में ये एनर्जी स्टोर होती। क्या इतनी बातें समझ में आई, किसके रूप में विद्युत क्षेत्र के रूप में ये एनर्जी स्टोर होती। अब मान लीजिए कि हमारे पास ये एक कैपेसिटर की प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, आया समझ में। जब हम इसको प्लस क्यू आवेश चार्ज देते हैं तो यहां कितना आता है। अच्छा ये प्लस क्यू चार्ज कहां फैलता है, यहां कहां फैलता है आंतरिक पृष्ठ पे, यहां माइनस, आया समझ में। इसके बाहर कितना और यहां क्यों, ये बाहर क्यों नहीं आया, ये बाहर क्यों नहीं आया। देखिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है, मैं आपको बता रहा हूं ध्यान से सुनना। ये आपने किया होगा, ये आवेशित चालक है ना, तो इसके कुछ दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। अरे बात समझ में आ रही, इतनी होती नहीं होती। अब यहां पर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी, मैं आपको बता दूंगा कि वास्तव में ध्यान देंगे। यहां पर मान लीजिए कि मैंने इसको कितना आवेश दिया प्लस Q1 और इसको कितना आवेश दिया Q2 प्लस Q2, दोनों को प्लस आवेश दे रहा, आया समझ में। तो मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि इसमें आवेश बाहर गया Q1 और अंदर गया Q2, आया समझ में। इस तरफ गया Q3 और इस तरफ गया, ध्यान से देख नजर, आया समझ में। अब यहां पर एक बिंदु मैंने ए लिया और यहां पर एक बिंदु मैंने बी ले लिया। अच्छा बिंदु ए और बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी 0, क्यों, क्योंकि ये चालक के अंदर है और चालक के अंदर हमेशा विद्युत क्षेत्र क्या होता है शून्य होता है। बहुतों को समझ में नहीं आता कि क्यों होता है शून्य, ठीक है, इसका कारण मैं आगे बता दूंगा कि क्यों होता है, लेकिन अभी मानो और आपको पता भी है कि हम जो भी चालक को आवेश देते हैं वो कहां फैलता है बाह्य पृष्ठ में, कहां फैलता है बाह्य पृष्ठ में फैलता है, तो उसके अंदर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है शून्य होती है, आया समझ में। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है, ये तो हमें पता है। अब अगर हम किसी भी चालक के कारण, अगर कोई भी सिंगल लेयर है चालक की, मान लीजिए आवेश की सिंगल लेयर है, तो सिंगल लेयर के कारण जो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र लिखा जाता है वो होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, या हम इसको लिख सकते हैं क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, नहीं आया, और ये साथ में 2, इतना होगा नहीं होगा भाई, सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन ए होती, आया समझ में। तो यहां पर हम विद्युत क्षेत्र लिख रहे हैं, ध्यान से देखना, इन तीनों के कारण ऋणात्मक और इसके कारण, नहीं आया समझ भाई, इसका विद्युत क्षेत्र इस तरफ रहेगा और इन तीनों का, तो जब मैं इसके कारण लिखूंगा तो Q अपॉन Q1 अपॉन बोलो 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, वहां से लिख रहा हूं ये आया, इसके कारण, इनके कारण माइनस Q2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, जल्दी जल्दी बोलो, माइनस Q3 अपॉन, इसके कारण 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू, और कुल मिलाकर आया। तो देखिए एलसीएम लेंगे तो ये पूरे 0 हो जाएंगे, तो बचेगा क्या हमारे पास, देखो Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 इक्वल टू, ये इक्वेशन हो गई बात, आया समझ में। अब ये एट पॉइंट ए की बात कर रहे हैं अपन, किसकी बात कर रहे हैं एट पॉइंट ए। एट पॉइंट बी पर, एट पॉइंट बी पर हम देखें तो इन तीनों के कारण पॉजिटिव और उसके कारण, तो डायरेक्ट लिख दूं उसको, क्या हो जाएगा बताना, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 बराबर, ये इक्वेशन क्या हो गई, आया समझ में। अब ध्यान देंगे यहां पर, यहां ध्यान से देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में ऐसा क्यों होता है। यहां देखिए इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं,
इक्वेशन 1 प्लस, दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो ये दोनों माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे और ये भी कैंसिल हो, ये कितना आ गया बोलो 2q1 और कितना माइनस 2q और कुल मिलाकर, तो अगर मैं इसका ट्रांसफर कर दूं और 2 से 2 कैंसिल कर दूं तो q1 बराबर, हाँ मतलब एक चीज समझ में आई कि जितना आवेश यहां रहेगा उतना आवेश तो यहां रहेगा, इतना तो हमें समझ में आ गया, इतनी बातें समझ में आई। और देखो Q1 जो है वो कितना है, तो एक्चुअल में ये है Q1 प्लस Q2 है ना, और Q2 कितना है, तो ये है Q3 प्लस, आया समझ में, आया। अब मैं इन दोनों को जोड़ दे रहा हूं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, ये 3 है और ये 4, तो जब मैं 3 प्लस 4 करूंगा तो क्या आ जाएगा देखो, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 इक्वल टू Q1 प्लस, नहीं आया, आ गया समझ में। अब देखिए यहां पर ध्यान देंगे, अगर मैं यहां पर Q1 बराबर कितना है Q4, तो ये दोनों तो क्या है बराबर, ये दोनों क्या है बराबर, यहां पर कुछ गड़बड़ हुआ क्या, यस गड़बड़ हुआ, क्या गड़बड़ हुआ बताना जरा, जब मैं इसको दोनों को जोड़ूंगा तो यहां पर क्या आएगा, सही तो है, सही है ना, हाँ Q1 बराबर क्या आएगा Q4 की, मतलब ये सेम। अब एक ये है, तो इसके साथ मैं किसको ले लूं बताइए, Q1 बराबर Q4 रखूंगा तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, या फिर इसको मैं घटा दे रहा हूं, ध्यान से देखना जरा, इसके साथ ये इक्वेशन कौन सी है 5, इसमें से मैं ये वाली इक्वेशन दिख रही है Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 इक्वल टू, अब जब इनको हम ऐड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, आया समझ में, तो ये कितना आ गया 2Q1, नहीं आया, इक्वल टू बोलो Q1 प्लस, तो Q1 की वैल्यू क्या हो गई अपॉन, क्या यही Q4 भी होगा, होगा ना, आया समझ में, यही क्या होगा, अच्छा। अब इन दोनों को मैं अभी क्या किया था मैंने जोड़ा, अब मैं घटा रहा हूं, आया समझ में, यहां पर मैं लिख ले रहा हूं, देखिए Q1 की वैल्यू क्या आ गई बोलो Q1 प्लस Q2 अपॉन और इक्वल टू, आया समझ में। अब ध्यान देंगे यहां पर, एक मिनट, यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर ध्यान देंगे, देखिए इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो ध्यान देंगे Q1 सॉरी क्या हो जाएगा Q1 बोलो माइनस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 इक्वल टू, और यहां पर क्या है Q1 प्लस Q3 माइनस और इक्वल टू, और दोनों को क्या, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये प्लस, नहीं आया, ये माइनस है तो ये कैंसिल, और ये माइनस है तो ये प्लस माइनस तो ये भी, तो यहां कितना हुआ माइनस 2Q2, नहीं आया, और माइनस 2Q इक्वल टू, इसको ट्रांसफर करूंगा तो 2Q2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2Q3, आया 2 से कैंसिल, तो Q2 और Q3 बराबर होंगे लेकिन, हाँ अपोजिट, बराबर होंगे लेकिन अपोजिट, आया समझ में। और जो हम जितना चार्ज दोनों को देते हैं उसका आधा चार्ज, ये देखो दोनों को जोड़ के 2 का क्या किया, वो कहां जाएगा बाहर, कहां जाएगा बाहर, तो दोनों का देखिए 2 चीज याद रखना, जितना आवेश हम दे रहे हैं उसमें टोटल कीजिए, टोटल का आधा बाहर, टोटल का आधा, और बाकी का जो बचेगा वो, तो जितना यहां आएगा उतना यहां भी आएगा इसके अंदर, लेकिन नेचर क्या रहेगा अपोजिट, नेचर क्या रहेगा। अब इसको जरा समझते हैं, ध्यान देंगे, मान लीजिए कि यहां पर
5 कूलाम चार्ज है, या मान लो 3 कूलाम, कितना है 3 कूलाम का चार्ज यहां, और यहां पर दे दिया मैंने 2 कूलाम का, कितना। अब बताओ बाहर कितना और अंदर कितना, बोलो बाहर कितना, 5/2, दोनों को जोड़ के आधा करना है। तो यहां पर कितना 2.5 कूलाम बाहर, यहां पर भी, तो यहां कितना आएगा बताना। 3 कूलाम दे रहा है, 2.5 तो बाहर चला गया, तो यहां कितना कितना 0.5 आएगा ना भैया। 3 कूलाम बाहर जा रहा, 3 कूलाम हम इसको दे रहे हैं, तो 2 कूलाम कहां गए, 2.5 कूलाम कहां चला गया बाहर, तो अंदर कितना बचा, प्लस में कि माइनस में, प्लस में। तो यहां उसका अपोजिट होगा। अब इसमें से इसको जोड़ोगे तो कितना बचेगा, नहीं आया समझ में। और देखिए मान लीजिए कि हम यहां पर दे रहे हैं 3 कूलाम, कितना, या थोड़ा अलग ले रहा हूं, 2 कूलाम यहां कितना, और इसमें दे रहा है 1 कूलाम, आया समझ में। तो बाहर कितना अंदर कितना, यहां पर 1.5 कूलाम बाहर, यहां 0.5, यहां माइनस 0.5, यहां 1. नहीं आया समझ भाई। देखिए 1 कूलाम यहां आया, तो 1 कूलाम चार्ज यहां चला गया बाहर, लेकिन बाहर का जो 0.5 कूलाम है वो अंदर आ गया, तो वहां 0.5 और आ गया, और 1 ही आ गया, तो 1.5 बाहर। नहीं आया समझ में, आया समझ में। तो अब इस समझ में आ गया सबके। अब आप मुझे ये बताओ कि मान लीजिए कि हम इसको आवेश दे रहे हैं Q और इसको दे रहे हैं -Q, यही कर रहे हैं। बाहर कितना, अरे दोनों जोड़ के 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, तो जब 0 यहां है तो ये Q कहां जाएगा, नहीं आया। और जब इतना है तो इसके अपोजिट यहां आएगा, और बाहर कितना। अब समझ में आया कि चार्ज जो है वो कैपेसिटर में जो टोटल चार्ज होता है वो कितना होता है, 0। पूरे दोनों प्लेट का टोटल चार्ज क्या होता है, 0 होता है। एक्चुअल में जो टोटल चार्ज है वो तो 0 हो गया, आया समझ में। कुल आवेश कितना हो गया, 0 हो गया। तो वो जो आवेश हम देते हैं वो कहां फैलता है, इनर सरफेस में, आंतरिक पृष्ठ में, बाहर नहीं रहता। इसलिए इस तरफ भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, और इस तरफ भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो अंदर कितनी होगी, अब हम वो देखते हैं, जरा ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि ये 2 प्लेट है, आया समझ में। यहां पर एक बिंदु, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, आया समझ में, और यहां पर कितना है, सिग्मा, कितना है, और इसमें कितना -सिग्मा, और ये अंदर रहेगा। तो इस चार्ज के कारण यहां पर कितनी वैल्यू रहेगी विद्युत क्षेत्र की, बोलो, σ/2 ε0। एक अकेले कारण, सिंगल लेयर अगर रहती चार्ज की तो उसके कारण इतनी होती, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, मतलब इस डायरेक्शन, आया, और टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो इसके कारण जो आएगी इतनी ही आएगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन ये होगी, नहीं आया। तो नेट ही कितना होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा, नहीं आया। तो ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ई नेट कितना आ गया, सिग्मा बाय, ये आ गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या आ गई। अब मान लीजिए कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, d है, कितनी है, तो v बराबर क्या होता है, E इंटू डी, अरे होता है ना। तो v बराबर E का मान कितना, σ/ε0 इंटू, तो v बराबर क्या, सिग्मा को मैं Q/A लिख सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं, इंटू, आया समझ में। ये क्या निकल के आ गया, विभव। क्या ये विभव है कि विभवांतर, ये पोटेंशियल डिफरेंस है ना दोनों प्लेट का, आया समझ में। तो C बराबर क्या हो जाए, Q/V, तो C बराबर Q, और V की वैल्यू कितनी, Q/ε0 A इंटू डी, ये दोनों, तो ये ऊपर जाएगा, तो C = ε0 A बाय, आया समझ में। ये क्या है, फेराड, क्या है ये समांतर प्लेट संधारित्र की विद्युत धारिता होती है, और मैक्सिमम टाइम यही आती है एग्जाम में, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आती है, आया समझ में। अब वास्तव में समांतर प्लेट संधारित्र की विद्युत धारिता इतनी होती है,
ठीक है। अब इसमें अपन ये कह सकते हैं कि C बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट A बाय डी, और जब वायु निर्वात हो जाता है तो क्या होता है, K एप्सिलॉन नॉट A बाय डी हो जाता है। होता है नहीं होता, K टाइम्स बढ़ जाती। क्यों बढ़ती, क्योंकि विद्युत क्षेत्र K टाइम्स कम हो जाता है। और अब परावैद्युतांक माध्यम में क्या होता है, जो बल होता है वो, ये मीडियम का जो बल होता है वो K टाइम्स क्या होता है, बाह्य निर्वात की तुलना में K गुना क्या होता है, कम होता है। तो जब बल कम होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी तो विभव भी कम होगा। क्यों, विभव तो कार्य है ना, एकांक आवेश को प्लेट बी से प्लेट ए तक लाने में किया गया, और कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, तो बल तो कम हो रहा है ना, तो कार्य भी, तो विभव भी। और जब विभव कम होगा तो C इक्वल टू क्यू अपॉन V, जब विभव कम हो रहा तो C क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो समांतर संधारित्र की प्लेटों के बीच जब परावैद्युत माध्यम रख दिया जाता है तो उसकी धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। आया समझ में। अब ध्यान देंगे यहां पर कि ये जो हमने संधारित्र लिया है एक्चुअल में, जरा ध्यान से समझेंगे। देखिए क्या होता है कि यहां थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए मान लीजिए कि ये बैटरी, क्या है ये बैटरी का विभव इतना भी है, आया समझ में। यहां से Q चार्ज इसके अंदर गया, आया समझ में। इसका विभव कितना है V, और इसका विभव कितना है 0। इसका विभव कितना है, तब तो दोनों के बीच में विभवांतर भी होगा, आया समझ में। तो यहां पर बैटरी, देखिए यहां पर ऊर्जा कितनी होगी, QV कितनी होगी, और यहां पर ऊर्जा कितनी 0, तो ऊर्जा गई कहां, बैटरी चार्ज हुई, बैटरी क्या हुई। और देखो मान लीजिए कि ऐसा यहां से Q आवेश जा रहा है, यहां पर विभवांतर भी, आया समझ में। तो यहां पर विभव कितना 0, और यहां पर विभव कितना V। अगर Q आवेश यहां से गया तो यहां पर ऊर्जा कितनी होगी, QV। ऊर्जा कितनी होगी, अरे अभी तो बताया ना, U बराबर क्या होता, हाफ Q इंटू V स्क्वायर। ये ऊर्जा का फॉर्म, सॉरी ऊर्जा का फॉर्म ही होता है ना ये। अरे W इक्वल टू क्या होता, Q अपॉन होता है ना, नहीं सॉरी उल्टा हो गया। यहां देखो V इक्वल टू क्या होता, W अपॉन, तो W इक्वल टू क्या होगा, ये क्या है कार्य, और कार्य ही तो ऊर्जा होती है, कार्य ही क्या है, इसलिए तो कार्य का मात्रक ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, आया समझ में। तो यहां पर ऊर्जा कितनी है QV, और यहां पर ऊर्जा कितनी 0, इसका मतलब ऊर्जा उत्पन्न हुई। तो बैटरी ने कार्य किया, और बैटरी पर कार्य किया गया, आया समझ में, क्लियर है। जब आवेश इसके प्लस से निकलता है तो इसका मतलब बैटरी कार्य कर रही, इस कंडीशन में वर्क डन बाय द बैटरी, बाय द बैटरी। ध्यान से समझे जरा इस चीज को, कॉन्सेप्ट थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन समझ में आ गया तो समझ लो कि आपको कई क्वेश्चन में काम पड़ेगा। और यहां पर वर्क डन ऑन द बैटरी, क्या है, वर्क डन ऑन द बैटरी, आया समझ में। बैटरी, यहां पर बैटरी को ऊर्जा दी जा रही है, यहां पर बैटरी को ऊर्जा ली जा रही है, समझ में आया। एक्चुअल में हमें ये नहीं पढ़ना, हमें जो पढ़ना है ध्यान देंगे यहां पर। मान लीजिए कि ये संधारित्र है, समझ में आया, ये संधारित्र है और ये बैटरी है ना। यहां पर Q चार्ज, इसकी धारिता कितनी, इसका विभव कितना, ध्यान से समझ, ठीक है। तो यहां पर आवेश क्या होगा, प्लस Q मतलब CV, तो प्लस CV यहां और माइनस CV, आया समझ में। यहां से कार्य आवेश कितना बहा, QV CV, कितना आवेश बहा भाई, Q बराबर CV होता है ना, तो कितना आवेश बहा, तो बैटरी ने कितना कार्य किया, बैटरी द्वारा किया गया कार्य कितना है बताना, किया गया कार्य बराबर आवेश गुणित विभव, जोर से बोलो विभव,
आया समझ में? आवेश कितना है? CV, और विभव कितना है? तो कितना? हाँ, समझ में आया? ये बैटरी ने कार्य किया, कितना किया? CV²। अच्छा, इसकी धारिता C और विभवांतर इन दोनों प्लेट के बीच का कितना है? V है। तो इसके अंदर जो ऊर्जा संचित होती है वो कितनी होती है? हाफ CV²। आया समझ में? वर्क डन बाय द बैटरी कितना है? CV²। बैटरी ने कितना कार्य किया? CV²। उसमें से यहां पर कितनी ऊर्जा इकट्ठी हो गई? हाफ CV², है ना? तो आधी तो हुई ना, तो बाकी की आधी गई कहां? कहां गई? बाकी की गई कहां? इसीलिए बुक में थोड़ा सा अमेंडमेंट करना जरूरी। एक्चुअल में क्या होता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो कुछ दूसरा तरीका है। यहां देखो जरा, मान लीजिए कि देखिए जो परिपथ जो बने रहते हैं ना, एक्चुअल में वो परिपथ होते ही नहीं। समझ में आया? परिपथ ऐसा बनना चाहिए, देखो ऐसा बनना चाहिए, इससे आपको थोड़ी सी फील आ जाएगी कि वास्तव में सही है कि नहीं। यहां देखो, ये है V, आया समझ में? इसकी धारिता कितनी? C। इसकी धारिता कितनी है? C है। आया समझ में? ऐसा खुला हुआ परिपथ। इसका विभवांतर कितना है? V। इसका प्रतिरोध कितना है? R। अब आप बताइए कि यहां का विभव कितना है? V। यहां का विभव कितना है? 0। आया समझ में? अब 0 टाइम पर, 0 टाइम मतलब T इक्वल टू कितना है? T इक्वल टू 0 पर ये वाली कुंजी को हमने लगा दिया। आया समझ में? तो यहां से आवेश प्रवाहित होना शुरू हुआ, हुआ ना? जब आवेश यहां जाएगा तो यहां का विभव बढ़ेगा। समझ में आया? मैंने मान लिया कि T इक्वल टू कुछ टाइम के बाद, आया समझ में? ध्यान से समझना, कुछ टाइम के बाद यहां पर चार्ज आ गया Q। कितना चार्ज आया? Q चार्ज आया। आया समझ में? कितना चार्ज आया? तो यहां का विभव कितना हो जाएगा? Q/C। अरे C तो धारिता है ना, इसका विभव कितना हो गया? यहां पर जब धारा जा रही थी तो यहां पर अभी चार्ज कितना था? 0। चार्ज कितना था? तो विभव भी कितना है? यहां ध्यान दो, विभव कितना है? यहां का विभव V। तो धारा कितनी होगी? I बराबर विभवांतर, तो V माइनस 0 मतलब V, और बटे में क्या है? आया समझ में? ये सिचुएशन। अब किसी इंस्टेंट पर आवेश यहां पर Q आ गया। कितना आ गया? और यहां का विभव कितना है? V। यहां का विभव कितना है? तो यहां पर जो धारा जाएगी वो कितनी होगी? विभवांतर। तो विभवांतर कितना है? V माइनस Q/C, और बटे में R। आया समझ में? तो देखिए, समय जब आगे बढ़ा तो धारा का मान क्या हुआ? कम हुआ कि बढ़ा? कम हुआ। क्या हुआ? आया समझ में? मतलब समय जब बढ़ रहा है तो धारा क्या हो रही है? घट रही है, और आवेश, आवेश बढ़ रहा है। यहां पर चार्ज इकट्ठा होते जाएगा ना, तो आवेश क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। फाइनली ये बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, और बढ़ते बढ़ते इसका विभव हो गया V। कितना हो गया? ध्यान से समझना, कितना विभव हो गया? V हो गया। तो यहां का विभव हो गया V। यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर प्रतिरोध है, यहां का विभव भी कितना? V। तो धारा कितनी हो गई? V माइनस V अपॉन R। कितनी हो गई? तो जब यहां पर विभव आ गया V, तो चार्ज कितना आ गया? पूरा CV। कितना आ गया? और यहां पर माइनस। नहीं आया समझ? आया समझ? अब धारा कितनी हो गई? अब धारा नहीं बह रही। धारा बह रही क्या? इसका मतलब इस प्रतिरोध का कोई मतलब आप, लेकिन चालक का प्रतिरोध, ये प्रतिरोध हमने अलग से नहीं लगाया, ये जो तांबे का तार हमने जोड़ा उसी का तो ये प्रतिरोध। आया समझ में? तो जब यहां से धारा बह रही थी तो ये प्रतिरोध में कुछ ऊष्मा उत्पन्न हो रही थी, नहीं हो रही थी? वही ऊष्मा यहां पर जो अपन ने अभी देखा था कि CV² बैटरी ने कार्य किया, और इसमें कितनी उत्पन्न हुई? तो आधी कहां चली गई? ऊष्मा में। कहां चली गई? ऊष्मा में चली गई।
आया समझ में? अब बुक में जो डायग्राम बना रहता है, बुक में सीधा सीधा ऐसा बना देते हैं, ये देखिए यहां पर चालक है V वोल्ट का, और यहां पर प्लस Q है और यहां पर माइनस। ये उस कंडीशन का डायग्राम है, इसको कहते हैं हम स्टेडी स्टेट। क्या कहते हैं? स्टेडी स्टेट। ध्यान देंगे, स्टेट माने स्थिर अवस्था। जब यहां पर पूरा का पूरा चार्ज आ जाता है, इसके बाद हम पढ़ना शुरू करते हैं। वास्तव में संधारित्र दो प्रकार से पढ़ाया जाता है, एक आवेशन के पहले और एक आवेशन के। हम जो पढ़ते हैं वो आवेशन के, लेकिन आवेशन के पहले की कंडीशन कुछ ऐसी होती है कि यहां पर जब धारा बहती है तो तार में कुछ ऊष्मा उत्पन्न होती है और वही ऊष्मा व्यय हो जाती है, इसलिए जो कार्य है वो कम आता है। आया समझ में? तो अगर हम उसको ऐसा कहें कि मान लीजिए कि, ध्यान देंगे यहां पर, यहां देखेंगे, मान के चलें कि ये 2 वोल्ट का विभवांतर, कितना है? 2 वोल्ट का विभवांतर है, और ऐसा थोड़ी देर के लिए उसको ऐसा मान लें। ध्यान देंगे यहां पर, मान लीजिए कि इसका विभव है 2 वोल्ट, कितना है? संधारित्र C, ठीक है, इसका विभव कितना है? 2 वोल्ट, कितना है? ये सिस्टम हमको दिया गया। अब मान लीजिए कि यहां पर इसको जोड़ दिया मैंने 3 वोल्ट से, ये प्लस था और ये माइनस था, तो इसको जोड़ दिया मैंने 3 वोल्ट से, उल्टा जोड़ा हूं। ये कितना? 3 वोल्ट। ठीक, आया समझ में? अब कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, कितनी ऊष्मा, ये हमें निकालना। तो देखिए, जब हमने इसको नहीं जोड़ा था तो इसके सिरों पर विभवांतर कितना है? 2 वोल्ट, और धारिता कितनी? तो यहां पर आवेश कितना होगा? 2CV। नहीं आया, नहीं आया। अरे आवेश क्या होता है? तो C है, V की जगह 2V है ना, तो ये कितना हो जाएगा? तो प्लस 2CV, और यहां माइनस 2CV। आया समझ? अब कितना है देखना, अब 3 वोल्ट, तो यहां पर हो जाएगा प्लस, बोलो, माइनस में, ये माइनस है ना, तो ये कितना आया, और ये वाला प्लस, तो गया कितना? ऐसा बहा होगा, कितना गया? पहले कितना था, और ये अब कितना है? यहां पर देखो, ये कितना है और अब कितना, तो बहा कितना है? और बैटरी के पॉजिटिव से बहा कितना आवेश बहा है बताना? 5CV। सही कह रही हो। देखिए, जब ये आवेश, ध्यान देंगे, यहां से बहेगा तो 2CV पूरा निकल जाएगा, तब तो ये 0 होगा, और फिर 3CV और कम करना है, तो कितना बहा? 5CV। तो वर्क डन बाय द बैटरी क्या हो जाएगा? देखो, वर्क डन बाय द बैटरी कितनी होगी बताना, बोलो कितनी होगी? अरे वर्क डन बाय द बैटरी क्या होता है? QV। तो Q कितना? 5CV। आया, और 3V नहीं आया, तो कितना हो गया? 15CV का स्क्वायर। ये वर्क डन बाय द बैटरी। आया समझ में? पहले की ऊर्जा कितनी थी? देखो, पहले की ऊर्जा थी हाफ C और 2V का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 2, तो 2CV स्क्वायर, ये पहले की थी। बाद की कितनी है? तो हाफ C और 3V का स्क्वायर। नहीं आया, तो ये कितना हो जाएगा? 9 मतलब 4.5, और CV का, आया समझ में? अभी इतनी है, पहले की इतनी थी। आया समझ में? तो वर्क डन, जो हीट, देखिए बैटरी ने इतना कार्य किया, ठीक है, इसमें से जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड है वो निकाल लेंगे हम। पहले इतनी थी, अब इतनी, तो 2.5 ज्यादा है ना। और देखो यहां 2CV स्क्वायर और ये 4.5, तो कितनी ज्यादा है? तो 2.5 को इसमें से क्या करेंगे? घटा देंगे, तो जो बचेगी वही तो हीट बनेगी। नहीं आया समझ में? तो हीट का जो फार्मूला है, एक्चुअल में वो हीट या ऊष्मा जो है वो कैसे निकाली जाएगी? तो ऐसे निकालेंगे
कि यहां पर बैटरी द्वारा किया गया कार्य आया समझ में। ऋण प्रारंभिक अंतिम ऊर्जा ठीक है, और माइनस प्रारंभिक ऊर्जा आया समझ में, नहीं आया? ये बन गया फार्मूला, बैटरी द्वारा किया गया कार्य, ये ऊष्मा के रूप में बनेगी। अब देखिए बैटरी ने कितना कार्य किया, 15 CV स्क्वायर, 15 CV, और बैटरी की अंतिम ऊर्जा कितनी है 5 CV स्क्वायर आया। प्रारंभिक कितनी है 2 CV स्क्वायर, नहीं आया। तो ये घटेगा तो कितना आएगा बोलना, ये बचेगा 2.5, और 15 में से जब 2.5 घटेंगे तो कितना आएगा 12.5, मतलब 12.5 CV स्क्वायर आया समझ में। ये क्या निकल के आ गई, ऊष्मा निकल के आ गई। बहुत सारे सवाल आते हैं, ध्यान रखना। आया समझ में, क्या निकल के आ गई, ऊष्मा। और ध्यान रखना ये कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, अरे ऊष्मा हमेशा धनात्मक होती है, कभी ऋणात्मक नहीं होती। इसका मतलब अगर कहीं धोखे से ऋणात्मक आ जाए तो आप समझ लेना कि कहीं ना कहीं हमने गलती किया है। आया समझ में, ऊष्मा कभी भी ऋणात्मक, आया समझ में। और लू एक आध क्वेश्चन, क्या और लू इस टाइप का। चल मान लो कि यहां पर ये जो है V वोल्ट, कितना V वोल्ट, आया समझ में। यहां पर कितना है V वोल्ट, इसको हमने ऐसा जोड़ दिया 3V, कितने से 3 वोल्ट की बैटरी से जोड़। अब बताइए कि बैटरी ने कितना कार्य किया, कितनी ऊष्मा उत्पन्न हुई, बताइए। आराम से निकाल सकते हो। जब इसको अभी कितना, देखो यहां CV, यहां पर CV माइनस CV, अब कितना 3 CV, और आया समझ में, आया नहीं आया? कितना चार्ज था पहले, अब कितना है, तो आया कितना 2 CV, नहीं आया। तो वहां भी 2 CV रहा होगा, आया समझ में, नहीं आया? तो अगर इसके अंदर से 2 CV चार्ज जा रहा है और यहां से निकल रहा है, तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा, पॉजिटिव। अरे पॉजिटिव से चार्ज निकल रहा है ना, बैटरी से हम ऊर्जा ले रहे, जब उल्टा जाता तो बैटरी की ऊर्जा, आया समझ में। तो वर्क डन बाय द बैटरी, या बैटरी द्वारा किया गया कार्य कितना है बताना, किया गया कार्य कितना है QV। तो Q कितना 2 CV, और V कितना 3V, नहीं आया। कितना आ गया 6 CV स्क्वायर, कितना आ गया। यहां कितनी ऊर्जा थी हाफ CV स्क्वायर, यहां कितनी ऊर्जा है हाफ C3V स्क्वायर, नहीं आया। आया समझ में 3V स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 9, तो ये बचेगा 4.5, कितना आया समझ में, आया। तो अब हम निकाल लें, देखो 6 CV स्क्वायर में से पहले की बाद वाली कितनी है 4.5 CV स्क्वायर, और पहले की कितनी है 0.5 CV स्क्वायर, नहीं आया। आया, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, कितना आएगा 4, कितना आएगा, और 4 और 6 में से और माइनस हो जाएगा, तो जो है ना हीट होगी वो कितनी होगी बताना, ये होगा CV स्क्वायर, और कितना आया समझ में, नहीं आया। आया समझ में। कभी कभी क्वेश्चन जो आते हैं वो किस टाइप के आते हैं आपको मालूम है, कि अगर ये कैपेसिटर है, क्या है ये कैपेसिटर, ठीक, तो इसकी धारिता C1 है, इसकी C2 और इसकी, आया समझ में। तो क्या चीज है जो इनमें सेम रहेगी, आवेश। क्या रहेगा, यहां पर हम अर्थ कर देंगे और इसको आवेशित करेंगे, तो Q चार्ज जब हम यहां पर देंगे तो ये माइनस Q, ये प्लस Q, ये माइनस Q, ये प्लस Q, और ये नहीं आया समझ में। तो Q तो हो गया नियत, Q क्या हो गया नियत हो गया। तो जो V होगा, V इक्वल टू क्या होता Q अपॉन, तो Q अगर नियत हो गया तो V किसके प्रोपोर्शनल में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में। मतलब कहने का यह है
कि V1 अनुपात V2 अनुपात अगर हम V3 करें तो ये आएगा 1/C1 अनुपात 1/C2 अनुपात 1/, आया समझ में? नहीं आया? विभव जो होता है वो संधारित्र की विद्युत धारिता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिस संधारित्र की धारिता ज्यादा होगी उसका विभव क्या होगा? कम आएगा। क्या ये बात समझ में आई? और इस क्रम में आपको मालूम है क्या होता है? 1/C क्या होता है? 1/C1 प्लस, अरे ये तो पता होगा। तो अगर हम दो कैपेसिटर का जब निकालते हैं तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाता है? C1C2/C1 प्लस, जब तीन कैपेसिटर का निकालते हैं तो क्या होता है? C1C2C3/C1C2 प्लस C2C3 प्लस C1C3, आया? इस तरीके का। लेकिन कुछ बातें और, यहां पर विभव कितना होगा? V1 क्या होगा? तो V1 इक्वल टू क्या होगा? Q/C1। क्या होगा? Q/C1। अच्छा, Q इक्वल टू क्या होता है? Q तो कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा? C इक्विवेलेंट इंटू V, आया? तो मान रखेंगे तो V1 बराबर 1/C1 और Q की वैल्यू क्या होगी? आया? तो देखिए फार्मूला क्या बनता है? V1 इक्वल टू C इक्विवेलेंट अपॉन C1 इंटू V, नहीं आया? तो अगर मैं इसको जनरलाइज कर लूं तो मेरे पास V डैश टोटल C इक्विवेलेंट अपॉन C डैश इंटू V, नहीं आया? आया समझ? ये इस फार्मूले से हम किसी भी संधारित्र में विभव निकाल सकते हैं, किसी भी संधारित्र में। आया समझ में? कोई भी संधारित्र में अगर हमें विभव निकालना है तो हम इस संधारित्र, इस फार्मूले की सहायता से बड़े आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखें। देखिए यहां पर, ध्यान से देखें। यहां पर मान लीजिए कि ये हमारे पास संधारित्र है, ठीक है? ये कितना है? 2 माइक्रोफैरेड। कितना है? ये कितना है? 3 माइक्रोफैरेड। और इसको मान लिया मैंने 6 माइक्रोफैरेड, आया? और यहां पर मैंने इसको 12 वोल्ट से लगा दिया। कितने से? 12 वोल्ट से। अब हमसे पूछा कि इस संधारित्र, ये 3 माइक्रोफैरेड संधारित्र है, इसके सिरों पर कितना विभव आएगा? आया समझ में? तो पहले मुझे क्या करना चाहिए? C इक्विवेलेंट। क्या निकालना चाहिए? तो देखिए C इक्विवेलेंट निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? देखिए 3 संधारित्र अभी बताया था मैंने, ऊपर सबका गुणा कितना? 2 3 6, आया? नीचे पहले इन दोनों का गुणा तो कितना हो जाएगा? 6, इन दोनों का गुणा तो कितना हो जाएगा? और फिर इन दोनों का गुणा तो कितना हो जाएगा? नहीं आया समझ में? तो ये हो जाएगा 2 × 3 × 6/12 और 18 कितने हो जाएंगे? 30। और ये नहीं आया, ये 6 कैंसिल हो गया। आया? ये कितना? ये कितना? हाँ, कितना आ गया? 1 माइक्रोफैरेड आ गया। समझ में आया? तो 1 माइक्रोफैरेड आ गया हमारे पास टोटल। अब हमें इसके सिरों पर विभव निकालना, मैंने V1 निकालना। फार्मूला क्या है? C इक्विवेलेंट 1, टोटल C कितना है? 2, और टोटल विभव कितना? 12। कितना आ जाएगा? 6। ध्यान से देखना, ये कितना आ गया? 6 वोल्ट। कितना आ गया? V2 निकालना। कितना निकालेंगे? क्या होगा बताइए? 1 बटे कितना? 3 और गुणित 12, तो कितना हो जाएगा? 4 वोल्ट। कितना? चलो V3 निकालें, क्या होगा बताइए? 1/, और यहां पर कितना आ गया? 2 वोल्ट। कितना आ गया? मतलब यहां पर 2 वोल्ट, यहां पर 4 वोल्ट और यहां पर 6 वोल्ट। तो 6 और 4 10 और 2 तो 12 वोल्ट लगाया। अरे बात समझ में आई? तो किसी भी सिरों पर विभवांतर निकालने का ये फार्मूला। दूसरा एक और फार्मूला, ध्यान से देखें बिल्कुल। दूसरा फार्मूला क्या है? V1:V2:V3 बराबर हो जाएगा 1/C1:1/C2:1/C3। आया समझ में? हम इसकी सहायता से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे देखें? V1 अनुपात V2 अनुपात V3 इक्वल टू 1/C। कितना है बोलो? 2 अनुपात 1/3, और ये कितना है? 1/, तो 6 से अगर मैं गुणा कर दूं, कर सकता हूं ना, अनुपात है। तो 6 से मैं गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा? 6 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 3। अनुपात यहां कितना हुआ? 2, और यहां कितना होगा? अब देखिए विभव लिखने का सबसे बढ़िया तरीका, पहले लिखें V1। क्या लिखेंगे? पहले ये लिखें 3 इंटू टोटल। टोटल कितना देखना? 6, और टोटल विभव कितना? 12। कितना? तो ये देखिए 6 दूनी
तो कितना आ गया, खत्म सवाल। दूसरा लिखना V2, क्या लिखना है, कुछ नहीं करना है, क्या लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे, और टोटल कितना 6, और टोटल में वो कितना 12, कितना आ जाएगा बोलो 4, बोलो आया नहीं आया। V3 लिखना, कितना है 1, टोटल कितना है 6, और टोटल में वो कितना है, कितना आ गया 2, कितना आ गया, आया समझ में। आप चाहे तो इस फार्मूले का उपयोग करें, नहीं तो आप डायरेक्ट तरीके से भी 1 मिनट में निकाल सकती हैं। आया समझ में। श्रेणी क्रम में इस तरीके का कॉन्सेप्ट आता है। अब अगर हम समांतर क्रम की बात करें तो समांतर क्रम में आपको मालूम है कि क्या नियत रहेगा, वी नियत, क्या रहेगा, विभव नियत रहेगा, मतलब Q इक्वल टू होता है CV। अगर V नियत है तो Q किसके समानुपाती होगा, इसका मतलब यह है कि यहां पर Q1 बटे Q2 का वही रेशो होगा जो C1 बटे, जिसकी धारिता ज्यादा उस पर आवेश ज्यादा, क्योंकि आवेश बढ़ता है, क्या बढ़ता है, आवेश बढ़ता है। अलग अलग मान लीजिए यहां पर Q1 है, यहां पर Q2 है, यहां पर Q3 है, इसकी धारिता C1 है, ये C2 और ये, क्योंकि विभव तो दोनों में क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो अगर V कांस्टेंट है तो Q किसके समानुपाती हो जाएगा, ठीक। क्या मेरी बात समझ में आ रही, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब ध्यान देंगे, कई बार ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आ गए मान के चलें, ठीक है, और भी कई तरीके ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, एक मिनट, इस टाइप के क्वेश्चन बना लिए कि मान लीजिए कि यहां पर भी ये, ठीक, तो इसकी सबकी 2 माइक्रोफैरेड, कितनी है 2 माइक्रोफैरेड, इसकी भी 2 माइक्रोफैरेड, इसकी भी 2 माइक्रोफैरेड, आया समझ में। और उसने कहा कि इसकी तुल्य धारिता बताओ, यहां ए से लगाकर बी तक के बीच की तुल्य धारिता बताओ। तो देखिए पहले देखो कि ये दोनों कैसे हैं, समांतर में, कैसे हैं, समांतर में। समांतर में धारिता क्या होती है, जुड़ती, तो 2 और 2 क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा। तो ये दोनों को अगर हम यहां अलग कर दें, ये देखिए अलग कर दिया मैंने, और यहां पर लगा दिया एक मैंने काय का 4 माइक्रोफैरेड का, नहीं आया। अब ये तीनों कैसी है, श्रेणी में, तो श्रेणी में विद्युत धारिता 1/, में आती है, तो क्या हो जाएगा 1/C इक्विवेलेंट कितना होगा, देखो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/2, आया समझ में। 4 LCM आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2 1 2, तो ये कितना हो जाएगा बताना। C इक्विवेलेंट की वैल्यू जो आएगी 4 ऊपर चला जाएगा और बटे में 5 नीचे आ जाएगा, आया समझ में। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप के आ जाते हैं, मान के चलें, यहां ध्यान से समझे जरा, ठीक है। यहां पर एक कैपेसिटर, मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, एक कैपेसिटर यहां लगा हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखना, एक कैपेसिटर यहां लगा हुआ है, दूसरा कैपेसिटर यहां पर लगा हुआ है, तीसरा कैपेसिटर यहां पर लगा हुआ है, दिख रहा है, ठीक है। और आपसे पूछा कि ये 2 माइक्रोफैरेड का है, ये भी 2 माइक्रोफैरेड का है, ये भी 2 माइक्रोफैरेड का है, तो इस ए और बी के बीच तुल्य धारिता बताओ, आया समझ में। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ये बिंदु बी है, तो ये भी क्या होगा, ये भी आया, ये क्या है, तो ये भी क्या होगा, ये भी और ये भी। अब यहां पर 2 बिंदु ले लो, ए और बी, आया समझ में। ये वाला कैपेसिटर किस किस के बीच जोड़ा, देखो ए बी के बीच, लो जोड़ दो, आया। ये वाला कैपेसिटर किस किस के बीच जोड़ा है, लो और जोड़ दो। ये वाला कैपेसिटर किस किस के बीच जोड़ा है, आया नहीं आया, आ गया, इसकी 2 इसकी 2 इसकी 2, तो सी इक्विवेलेंट कितनी हो जाएगी, आंसर। आया नहीं आया समझ में। क्या होता है ऐसे डायग्राम में हमें समझ में ही नहीं आता कि एक्चुअल में ये किस क्रम में है, आया समझ में। लेकिन हम उसका तरीका अगर बदल दें तो बड़े आराम से हम समझ सकते हैं। जैसे मान के चलें कि एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है ना, एक कैपेसिटर ये है, आया समझ में, और एक आध कैपेसिटर ये है, ठीक है।
यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर अगर आप देखें कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट, इसका मान लीजिए 2 माइक्रोफेरेड है ना, ये भी 2 माइक्रोफेरेड है, ये 3 माइक्रोफेरेड है, ये 4 माइक्रोफेरेड, इस तरीके से दिया है। समझ में आए? इसकी तुल्य विद्युत धारिता कितनी हो? तो देखिए हमें यहां समझ में नहीं आता कि कौन सा श्रेणी में है कौन सा। तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखें, ये बिंदु क्या है? ए है ना, इसका विभव कितना होगा? वी, और इसका विभव कितना होगा? तो इसका विभव वी है, तो यहां पर भी क्या होगा? यहां पर भी, तो यहां पर भी वी होगा, इनके बीच में कुछ जुड़ा ही नहीं। यहां पर 0 है तो इसका विभव कितना होगा? यहां पर भी कितना होगा? 0। अब देखिए यहां से यहां अगर हम आते हैं तो ना तो विभव वी है ना ही विभव, तो यहां पर कुछ और मान लो, एक्स मान लो। क्या मान लो? एक्स मान लो। अब हमने यहां पर एक पॉइंट वी बनाया, एक पॉइंट 0 बना दिया, और बीच में क्या लिख दिया? एक्स। अब देखते हैं ये वाला कैपेसिटर किस किस के बीच जोड़ा है? वी और लो, ये जोड़ दिया। आया समझ में? ये वाला कैपेसिटर किस किस के बीच? एक्स और भी के बीच। एक्स और, तो देखो एक्स और भी के बीच। आया समझ में? ये वाला एक्स और लो, ये जोड़ दिया, और ये वाला ये भी और 0 के बीच, लो, ये जोड़ दिया। अब देखो जरा, ये बिल्कुल सरल हो गया भाई। इसका 2 है, इसका 2, और इसका 3 है, और इसका यही है ना, तो इन दोनों के कितना होगा? बोलो 4, और 4 के साथ ये 3 काय में है? श्रेणी क्रम में। काय में है? तो 4 गुणित 3/7, अरे C1 C2 अपॉन C1 प्लस, तो ये आ गया ना, कितना आ गया? 12 और उसके साथ ये 4 काय में समांतर, तो समांतर हम सीधा जुड़ जाएगा, तो 12/7 धन, तो ये कितना हो जाएगा? 28 12 40/7। आया समझ में? तो टोटल कैपेसिटेंस कितनी आ गई? 40/7। आया समझ में? तो टोटल निकल के आ गया। अब मान ली कि आपको ये दिया है कि मान लीजिए कि उसने कह दिया कि इसके बीच में, ध्यान देंगे, यहां पर 50 वोल्ट का विभवांतर, कितने का? और आपसे पूछा कि इसके अक्रॉस कितना वोल्ट जनरेट होगा। आया समझ में? इसके संधारित्र, ये वाले संधारित्र के सिरों के बीच, या इसके बीच, या इसके बीच, किसी के बीच भी निकाल सकती है। तो कैसे निकालेंगे उसका सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखिए कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं। एक तरीका तो ये भी है जो अपन ने अभी निकाला कि C इक्विवेलेंट 40। अब टोटल चार्ज निकाल लें। टोटल चार्ज क्या होगा? 1/2। टोटल चार्ज क्या होगा बताना जरा। Q जो होगा वो कितना होगा? CV। तो C कितना आया है? 40/7, और V कितना है? 50। ध्यान से देखना, ये कितना हो गया? 2000/7। कितना हो गया? 2000/7। ये आवेश जो आया वो माइक्रो कूलम में होगा, क्योंकि ये सब माइक्रो फैराड में थी। आया समझ में? कितना आवेश है? 2000 इसको जरा दिमाग में अच्छे से बना के रखना। मैं अभी इसको मतलब अलग कर रहा हूं, लेकिन आप ध्यान रखना कि टोटल चार्ज जो यहां से चलेगा वो कितना चलेगा, यहां कितना आएगा, यहां कितना आएगा, यहां कितना आएगा, ये सब निकाल लेंगे अपन। आया समझ में? कैसे निकालेंगे देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से निकालते हैं। ध्यान देंगे यहां पर। देखिए कैसे निकालते हैं। ये जो है, सबसे पहले हम क्या करें, इसको हमने कुछ मान लिया x। क्या मान लिया? x मान लिया। इसका पोटेंशियल जो है हमने जो है x मान लिया, ये x है। तो देखिए इसका विभव x है, तो x माइनस क्या करा? v, और काय का गुणा कर दूं मैं 2 का, काय का 2 का। ये क्या है? C, और ये क्या है? v। आवेश निकल के आया। कहां का आवेश? यहां का। देखिए जितना इस पर आवेश है उतनी तो इस पर आवेश है, ऋण और धन का ही तो अंतर। आप मुझे ये बताइए कि इस वाले पोर्शन को जरा ध्यान से देखिए, इस वाले पोर्शन को, केवल इस वाले पोर्शन को ध्यान से देखिए। ये वाली प्लेट, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट, क्या आवेश कूद के यहां आ जाएगा? नहीं आ सकता। आवेश कूद के यहां भी नहीं आ सकता, यहां भी नहीं आ सकता। तो इसका मतलब इन तीनों प्लेटों का जो कुल आवेश है वो रीअरेंज होगा।
लेकिन रहेगा नियर। और टोटल अभी कितना है? 0। भाई अनावेशित है तो कितना है? अब रीअरेंज हुआ तो यहां का आवेश यहां आ गया तो उतना ऋण यहां आ गया, यहां का आवेश यहां आ गया तो उतना धन यहां, ऐसा होगा। तो कुल आवेश को हमें क्या करना है? 0। इन तीनों प्लेटों का आवेश 0 कर लो। तो पहले का आवेश हमने लिख दिया, अब दूसरे का लिखते हैं। प्लस इसका जब लिखेंगे तो कितना होगा? देखो x अपॉन v, x अपॉन इंटू 2 प्लस, अब किसका लिखें? इसका। इसका लिखने की जरूरत नहीं, इसका कितना होगा बताना? x माइनस 0 इंटू 3 और कुल मिलाकर आया। तो ये 2 है और ये 2 है तो कितने हो गए? तो कितना आ जाएगा? 4x माइनस v प्लस 3x बराबर 0। नहीं आया? ये कितना हो जाएगा? 4x माइनस 4v प्लस 3x बराबर 4 और 3 7x माइन बराबर 4v। तो x का मान कितना आ गया? 4/7v। नहीं आया? 4/, ये हमारा x निकल के आ गया। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? 4x 4v 3x 4 3 7, ये आ गया हमारा x निकल के। क्या आ गया? अब देखो जरा, x निकल के आ गया कितना? 4v/7। अब सब निकाल लो। आया समझ में? क्या निकालना है हमको? यहां पर चार्ज निकालना। तो Q1 बराबर क्या होगा बताओ? Q अपॉन Q1 बराबर CV। तो C1 इंटू C1 कितना देखना आया, सॉरी कितना है? 2। और V कितना है? V कितना है बताओ? कितना? V माइनस बोलो 4V अपॉन, नहीं आया? तो यहां कितना हो जाएगा देखना जरा, बोलो 2 इंटू बोलो 7 में से जा 3V/7 आया समझ में? तो चार्ज कितना आ गया? 2 गुणित 3/7 गुणित 50। नहीं आया? 50 ही तो है अपना भी। तो कितना हो जाएगा बोलो? ये हो जाएगा 6 पंचे 30, मतलब 300/7। यहां पर आवेश इतना आ गया Q1 आया। अब Q2 निकालें यहां का, तो यहां का भी उतना ही होगा। देखो क्यों? विभवांतर भी तो उतना ही, V अपॉन एक्स, ये V अपॉन एक्स, धारिता भी उतना। नहीं आया? तो इन दोनों पर कितना चार्ज आया टोटल? इन दोनों पर, मतलब Q2 की बात कर रहा हूं। तो ये भी 300/, अब इसकी बात कर लो। इसका तो हम आराम से निकाल सकते हैं। क्यों? Q बराबर क्या होता है? CV। तो C कितना? 4 और V कितना? 50। अरे 50 है ना? तो कितना है? 50। कितना हो जाएगा? 200। आया समझ में? कितना है? अब सबको जोड़ती है। ये कितना हो जाएगा? 600/7। कितना? और साथ में कितना? 200। तो कितना हो जाएगा बताना? 7 दूनी है ना भाई, 7 2 जा 14, तो 1400 और ये कितना? 600। तो कितना आ गया? कुछ आया ध्यान क्या? इतना ही निकला था वहां से। अरे समझ में आया नहीं आया? अब आपको इसके सिरों पर कितना चार्ज आएगा ये निकालना है, तो निकाल लो। Q बराबर CV। तो C का मान कितना? 3 और V का मान कितना? X। तो X की वैल्यू ये आई, तो कितनी आई? और इंटू V मतलब आया समझ में? ये कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60, मतलब 600/, लो इतना आवेश यहां रहे। किसी भी प्लेट पर आवेश, चालक पर आवेश कितना होगा, क्या होगा, ये हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। आया समझ में? कितना आवेश होगा, क्या होगा, किस प्लेट में कितना चार्ज आएगा, ये बड़े आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है? तो अब हम ध्यान देंगे यहां पर कि मान के चले हम, जैसे कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि मान लीजिए कि यहां पर ऐसा एक कैपेसिटर है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा, इस टाइप। समझ में आया? ध्यान रखेंगे सम संख्या, इसमें हम ऐसा नंबर दे देते हैं। यदि इवन नंबर का कनेक्शन एक पॉइंट से और ऑड नंबर का एक पॉइंट से है तो ये पैरेलल में ही होती है, और इसकी जो कैपेसिटेंस होती है वो होती है n-1 इंटू
सी, जहां एन पर प्लेटों की संख्या, तो प्लेटों की संख्या कितनी है बोलो, 4 और माइनस सी, तो कितना आ जाएगा 3c। 3c मतलब 3 एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। अरे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, तो सी इक्विवेलेंट ऐसे ही आएगा। आया समझ में, इतनी संधारित्र की धारिता। अब क्वेश्चन ही आता है कि मान के चले कि यहां पर हमने V वोल्ट का विभवांतर लगा दिया, आया, तो यहां से कितना आवेश आएगा और यहां से कितना जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये 3c इसकी टोटल धारिता है, मतलब कुल मिलाकर आवेश जो है वो यहां से फ्लो होगा। आया समझ। अगर विभवांतर V है और टोटल धारिता C है तो Q बराबर क्या होगा CV, तो C की जगह और V की जगह, तो इतना आवेश जाएगा ना 3CV, तो 3CV आवेश यहां से आया, तो यहां कितना बटेगा और यहां कितना बटेगा, और जब यहां से निकलेगा तो यहां कितना बटेगा और यहां कितना बटेगा। तो यहां पर भी बिल्कुल वही फार्मूला लगता है, टोटल का आधा बाहर हो जाता है। आया समझ में। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं अभी रहने दे रहा हूं, थोड़ा सा और छोटे क्वेश्चन करा दूं, फिर इस टाइप के करती हूं। ध्यान देंगे यहां पर, मान लीजिए कि हमारे पास ये एक कैपेसिटर है ऐसा, ठीक है, टाइम कितना हो गया, तो आज की क्लास ठीक है, ज्यादा टाइम हो जाएगा, ठीक, थैंक यू। इससे रिलेटेड क्वेश्चन घर में करना, ठीक है, बनेंगे 100% बनेंगे, ठीक है, और नहीं बनेंगे तो मैं, हाँ